सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए किसानों की समृद्धि से ग्रामीण भारत के विकास पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी देवी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट के बाद आज एक वेबिनार हुआ। इस वेबिनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। दरअसल केंद्र सरकार देश के किसानों के हितों के लिए अनेक कदम उठा रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कृषि क्षेत्र से जुड़ी वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी देवी मौजूद हैं। लक्ष्मी जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत सुर्खियों में कार्यक्रम में। धन्यवाद हर्ष जी। सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि इस बार का जो बजट आपने देखा और एग्रीकल्चर को जो एलोकेशन मिला है वो आप कैसे देख रही हैं? किस दिशा में जा रहा है ये बजट एग्रीकल्चर को लेकर? एग्रीकल्चर में इस बार जो एग्रीकल्चर बजट है जो 2.7% ऑफ टोटल यूनियन बजट जितना है उतना अलोकेट किया है। दैट कम्स टू 1.37 लाख करोड़ है जो पूरा 2025-26 फिस्कल के लिए। हालांकि ये ठीक है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस बजट में जो ध्यान दिया है, जो क्रेडिट को बढ़ाया है, पल्सेस पे जो हम आत्मनिर्भर अभी भी नहीं है उसको कैसे, स्पेशली तुअर, उड़द और मसूर दाल को कैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाए, उसके लिए स्पेशल मिशन उन्होंने लॉन्च किया है। और धन धान्य कृषि योजना एक नया एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसके तहत एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और फार्मर्स को कैसे एम्पावर किया जाए, ये एक नया उन्होंने प्रोग्राम इस बजट में अनाउंस किया। और स्पेशली मखाना बोर्ड जो है, मखाना न्यूट्रिशियस फूड है, इसको कैसे हम ग्लोबल लेवल तक लेके जाए, एक बोर्ड की आवश्यकता थी, तो वो भी एक बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा जो ज्यादातर इस बजट में जो मैं देखती हूँ, प्रोडक्टिविटी जो कैसे बढ़ाया जाए, स्पेशली क्लाइमेट चेंज और जिस तरह एग्रीकल्चर और फार्मर्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसे देखते हुए प्रधानमंत्री जी जो है इस बजट में ज्यादातर हाई यील्ड वेराइटीज को कैसे हम फार्मर्स तक लेके जाए और रिसर्च और कंटिन्यू कर सके, ताकि आने वाले जो दिन में जो क्लाइमेट चेंज से जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको कैसे हम हैंडल कर सके। इसके अलावा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और हाइब्रिड सीड्स और कॉटन में हाई वैल्यू कॉटन प्रोडक्शन हम इंडिया में कैसे हम उत्पादन करें ताकि हम इंपोर्ट को कम कर सके। ये जो 4-5 जो बेसिकली हाई यील्डिंग वेराइटीज पे फोकस है और 100 डिस्ट्रिक्ट जो लो क्रॉप यील्ड्स है वहां पे हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सके, ये भी एक नया फोकस है। आई थिंक ओवरऑल इट्स ए गुड बजट, बट वही है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा उस पे निर्भर करता है इसका सक्सेस। और शायद यही वजह है कि लगातार कृषि बजट को लेकर इस पर बैठकें की जा रही हैं। मोदी सरकार के तीसरे टर्म का ये पहला पूर्ण बजट था और इसमें कृषि पर खास फोकस भी रखा गया है। और अगर बजट की बात करें तो हमने ये देखा कि इस बजट में नीतियों की निरंतरता जो है वो साफ साफ दिख रही है। विकसित भारत का एक विजन जो है कि 2047 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित होगा, वो एक विजन भी इसमें दिख रहा है। और बजट बनाने से पहले भी किसानों से और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं एग्रीकल्चर के, उनसे इनपुट लिए गए थे, उनसे सलाह मांगी गई थी और जो सुझाव उन्होंने दिए उन सुझावों को इसमें शामिल भी किया गया और प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बजट बनाते समय बहुत काम आया है। आइए सुन लेते हैं पहले कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। हम सभी मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण में जुटे हैं जहां किसान समृद्ध हो, किसान सशक्त हो। हमारा प्रयास है कि कोई किसान पीछे न छूटे, हर एक किसान को आगे बढ़ाएं। हमने कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए अपने अन्नदाताओं को गौरवपूर्ण स्थान दिया है। तो लक्ष्मी जी, हमने सुना कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भारत सरकार जो है वो किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है और ये भी कि कहीं कोई किसान, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे वो बड़े किसान हो, पीछे न छूटे और कृषि को ही विकास का पहला इंजन भी माना गया है। आपका क्या कहना है कि कौन सी ऐसी और नई नीतियां होनी चाहिए, कुछ इनोवेशंस होना चाहिए जिससे कोई किसान पीछे ना छूटे? देखिए, हमारे देश जो कृषि प्रधान देश है, अभी भी
50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है लाइवलीहुड के लिए। तो इस चक्कर में अगर विकसित भारत अगर बनना है, हमारे किसानों का आय बढ़ाना है और उनको मजबूत करना है, तभी जाके एग्रीकल्चरल ग्रोथ जब बढ़ता है तभी विकसित भारत के और हम आगे बढ़ेंगे। इसके बिना तो मुश्किल है। तो इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि कि एग्रीकल्चर जो है ये पहला इंजन है ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए इस बजट में पहले इंजन के तौर पे उन्होंने बोला है कि टुवर्ड्स द गोल ऑफ विकसित भारत हमें कोई भी एफर्ट्स छोड़ना नहीं चाहिए फार्मर्स को इनकम बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए जितना हमें एक्सप्लोर करना चाहिए एग्रीकल्चर पोटेंशियल हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और बड़े बड़े टारगेट्स हमें अचीव करना चाहिए। तो हालांकि इनोवेशन और स्कीम्स की कमी नहीं है हमारे जो सरकार ने जितने भी अभी बनाए। द प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम हर एक स्कीम्स को जिस गोल से वो स्कीम्स को बनाया गया है वो हम जमीन तक उतार देंगे तो आई थिंक एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा वृद्धि आएगी। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन कई जगह एक चुनौती बनकर उभरता है और उसका पूरी तरीके से बहुत ही सफलतापूर्वक कैसे योजनाएं लागू की जाएं, इसके बारे में भी लगातार केंद्र सरकार और स्टेक होल्डर्स बैठकें कर रहे हैं और समाधान निकालने की उसकी कोशिश की जा रही है। साथ ही किसानों को आर्थिक मदद भी दी जा रही है। 6 साल पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। अब तक लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए भी गए हैं। लगभग 11 करोड़ किसानों को इससे सीधे फायदा हुआ है। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कहना है, सुनते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 साल पहले लागू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। इतनी राशि करीब करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई गई है। 6,000 रुपए सालाना की इस आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। लक्ष्मी जी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 साल पहले ही लागू की गई थी और जैसा कि अभी हमने सुना, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 11 करोड़ किसानों के खाते में ये राशि गई है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और एक ट्रांसफर करने के लिए किसान केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है। तो जो स्पेंड बढ़ाने की बात है, पूरे बजट में भी ये बात सामने आई कि देश में स्पेंड्स बढ़ें, लोग खर्चें, सामान खरीदें और तभी हमारी थोड़ी जीडीपी की भी ग्रोथ होगी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की योजनाएं चलाने से आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में किसानों से रूरल एरियाज में भी स्पेंड्स बढ़ेंगे? देखिए, बहुत सारे स्कीम्स है जहाँ पे हमें इन स्कीम्स के तहत थोड़ा बहुत सब्सिडी के तौर पे या कुछ कंट्रीब्यूशन सेंट्रल स्कीम से या स्टेट्स के सेंटर और स्टेट के थ्रू से थोड़ा सा मदद मिल जाता है। बट ये डायरेक्ट ट्रांसफर जो है उनके खाते में जा रहा है, डेफिनेटली ये जो पैसा है वो जो जरूरत उनके लिए इमीडिएट नीड है उसको पूरा करने के लिए मदद मिलेगी। बाकी तो वो स्पेसिफिक है, स्कीम स्पेसिफिक है। यहाँ पे उनको कई बार अपने हेल्थ चेकअप के लिए यूज कर सकते हैं, कई बार वो बीज खरीदने के लिए या फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, ये 6,000 किसी के लिए भी यूज हो सकता है। सो ये जो वो वही इमीडिएटली उनका नीड के लिए जो लोन लेते थे उससे थोड़ा सा बचने से भी वो रोकता है एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू इम्प्रूव देयर स्पेंडिंग ऑल्सो। लक्ष्मी जी, थोड़ा सा हम बात करते हैं कृषि उत्पादन को लेकर। कृषि उत्पादन आज से अगर देखें 10-11 साल पहले तो लगभग 265 मिलियन टन के आसपास था। अब आज के डेट में ये बढ़कर 330 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। यानी कि लगभग पिछले 10 वर्षों में देश के कृषि उत्पादन में 65 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो बागवानी से जुड़ा उत्पादन भी 350 मिलियन टन से अब ज्यादा हो गया है। किसान उत्पादन बढ़ा रहे हैं। फिर भी अभी आप चर्चा भी कर रही थी कि जो दालों को लेकर किसानों की एक थोड़ी सी बेरुखी तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ी कम चाहते हैं दाल उपजाना। क्यों किसान दाल कम उपजाना चाह रहे हैं? क्यों इस दिशा में बढ़ चढ़ कर नहीं आ रहे हैं? देखिए, अगर हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है, इसका कारण है कि रिसर्च, अच्छे सीड्स, इसमें इतना रिसर्च हुआ है कि लगातार व्हीट या राइस जो भी 2 मेन फोकस रहा है फूड सिक्योरिटी के लिए, बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ, हाई यील्डिंग वेराइटीज लॉन्च हुए। बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बट वही रिसर्च जो है, जो सक्सेस रेट है जो दालों में है, अभी तक उतना हुआ नहीं है। इट हैज इट्स इनहेरेंट
प्रॉब्लम्स। दालों का उनका जो ग्रोथ है, उनका कंडीशंस है वो अलग है, बट ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। ज्यादा पैसे डालने, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है रिसर्च पे और फार्मर्स के लिए सपोर्ट, क्योंकि प्रोक्योरमेंट, अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट ना होने के कारण से कोई उस क्रॉप को ग्रो नहीं करते। जैसे राइस और व्हीट का ग्रोथ इसीलिए हुआ क्योंकि फूड सिक्योरिटी के लिए प्रोक्योरमेंट लगातार सरकार ने कोशिश की ताकि पीडीएस के थ्रू सप्लाई कर सके। उस तरह का अरेंजमेंट पल्सेस में नहीं रहा है, बट रिसेंटली सरकार ने वो प्रोक्योरमेंट भी शुरू किया है। आई होप इन द कमिंग ईयर्स पल्सेस में भी अचीव कर पाएंगे। ऑलरेडी 2 दालों में सेल्फ सफिशिएंसी हमने अचीव किया है और 3 तुअर, उड़द और उसमें प्रॉब्लम है। अगर हम अचीव कर पाएंगे तो पल्सेस में हम सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे। आंकड़े बताते हैं कि दालों के मामले में अभी भी हमारी जो घरेलू खपत है उसका 20% हिस्सा हमें आयात करना पड़ता है। लेकिन लक्ष्मी जी, जैसा आप बता रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो 20% हमें इंपोर्ट करना अभी दालों को पड़ रहा है, ये कितने वर्षों में हम पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे ऑन पल्सेस दालों पर? देखिए, अभी जो दाल का जो ना, इंडिया दुनिया में सबसे द लार्जेस्ट कंज्यूमर और इम्पोर्टर है, और कोई दाल कोई खाते नहीं है बाकी देशों में। अगर बाकी देशों में जहाँ पे भी दाल का कल्टीवेशन हो रहा है वो इंडिया के लिए सप्लाई करने के लिए हो रहा है। सो ऑब्वियसली इट कांट बी अ विन विन। थोड़ा बहुत अगर 5% भी अगर इम्पोर्ट करे, बहुत हमारा जो डिपेंडेंसी है कम हो जाएगा। बट कितने समय लगेगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिसर्च, इन्वेस्टमेंट, प्रोक्योरमेंट। और जब रिसर्च की बात आती है तो पिछले लगभग 10 वर्षों में बात करें, आईसीएआर ने ब्रीडिंग प्रोग्राम में नए टूल्स का उपयोग किया है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इससे जो कृषि उत्पादन है ये बढ़ा है। जब हम ब्रीडिंग प्रोग्राम की बात करते हैं, मॉडर्न टूल्स के इस्तेमाल करने की बात करते हैं, तो इसके तहत क्या क्या होता रहा है, क्या हो रहा है? ब्रीडिंग प्रोग्राम में जैसे मैंने बताया कि आईसीआर ने बहुत ही ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है फूड ग्रेन्स में और शुगर केन में भी है, इसीलिए हम बार बार इतना प्रोडक्शन बढ़ता हुआ देख रहे हैं। पल्सेस और ऑयल सीड्स में अभी कमी है, वहां पे जोर देने की जरूरत है। जहाँ पे अगर हो रहा है उसमें वाइडली वो सीड्स अवेलेबल कराना फार्मर्स तक। इसीलिए आज के स्पीच में भी मोदी जी ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर सीड सप्लाई वैल्यू चेन में आना चाहिए ताकि सीड्स को, अच्छे क्वालिटी सीड्स को फार्मर्स तक अफोर्डेबल रेट में लेके जाने के लिए। ये खाली आईसीआर एक रिसर्च कर सकते हैं, बट उसको डिसिमिनेट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की भी हेल्प चाहिए। तभी जाके इट इज नॉट ए गवर्नमेंट जॉब अलोन, इट इज एवरीवन शुड कम टुगेदर टू अचीव दिस टारगेट। बिल्कुल। और पोषण को लेकर भी हाल के दिनों में आम लोगों में जागरूकता बढ़ी है और अच्छे पोषण वाले फल, सब्जी उपजाए जाएं। इस बारे में कृषि क्षेत्र में क्या हो रहे हैं अभी नए इनोवेशंस? पोषण में जैसे मिलेट्स पे ज्यादा फोकस है क्योंकि न्यूट्रिशियस फूड है, डाइवर्स न्यूट्रिशन फूड। इसीलिए आज भाषण में भी मोदी जी ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर, ऑल स्टेक होल्डर्स आना चाहिए। कैसे इस न्यूट्रिशियस फूड, जैसे मखाना हो, फॉक्सनेट्स बोलते हैं, तो उसमें हाई न्यूट्रिशन है। तो इस तरह के कमोडिटीज को या प्रोडक्ट्स को कैसे हम आम जनता तक सस्ते दर पे लेके जाए, नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबल लेवल तक, ताकि फार्मर्स का आय रिटर्न्स भी अच्छे से मिल जाए, उनका इनकम भी बढ़ सके और लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छे रहे। तो काम तो चल रहा है, बट वही इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लक्ष्मी जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद हर्ष जी। अभी आप सुन रहे थे किसानों की समृद्धि से ग्रामीण भारत के विकास पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी देवी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में